हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी ए सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बीकॉम ऑनर्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। करेक्ट। हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके अंदर हमने उसके बेनिफिट्स देखे, लिमिटेशंस देखी, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस देखा, फाइनेंस अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस देखा, कॉस्ट कंट्रोल सीखा क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन देखा क्या होता है, कहाँ हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, किसे परमानेंट कॉस्ट, किसे कहते हैं परमानेंट कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, और किसे कहते हैं कि हम यानी कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमने उस चैप्टर में सीखा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यानी आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इट मीन्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं उसका भी अकाउंटिंग करना जरूरी है एक बिजनेस के द्वारा। सो टुडे वी हैव फर्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, सबसे पहले समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसे कहते हैं। देखिए, ये बिजनेस है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है, जब लार्ज साइज ऑफ बिजनेस होता है, उस केस में क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो विद ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट और देखा जाए कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। ठीक, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है, उस बड़ी कंपनी में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि जो बड़ी कंपनी है उसके एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, और उन पार्ट्स को हम डिविजन्स का नाम दे सकते हैं, उन पार्ट्स को हम यानी डिपार्टमेंट का नाम दे सकते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना आसान होगा इंस्टेड ऑफ के सारी एक कंपनी को एक साथ। इसलिए वो कहता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखे। जैसे मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये हमारा सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट है। अब समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या रिप्रेजेंट करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहती है कि मान लीजिए कंपनी को अगर लॉस होता है या कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, ठीक, या कंपनी को ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लॉस के अलावा बाकी अदर लॉसेस भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट डूब गई किसी भी वजह से, अदर लॉसेस भी होते हैं, गुडविल के लिए डाउन हो गई, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम यानी ये कहें कि राम श्याम मोहन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मान लीजिए हमने यानी रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल से हमने फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से हमने उसे सेल किया, सेल करने के बाद हमने कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया। अब समझिए इस प्रोसेस में मान लीजिए कंपनी का पैसा कुछ डूब जाता है, ठीक, या फिर कंपनी का पैसा लेट रिकवर होता है, या कंपनी कहती है कि जितने में हमें मिला है रॉ मटेरियल उतने का नहीं मिलना चाहिए था। ठीक, अब बताइए, या हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना, हम कस्टमर को सर्विस अच्छी नहीं प्रोवाइड कर पाए, अब अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। इसके लिए क्या हम रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट को यानी रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, या जिसने प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, या जिसने सामान बेचा है उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, या जो कलेक्शन टीम है उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। इट मीन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम किसे रिस्पॉन्सिबल कहें कि किसकी वजह से कंपनी को अल्टीमेटली रिकवर नहीं हुआ पैसा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो इस केस में जब हम यानी किसी को स्पेसिफाइड वर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं, जब तक हम किसी को स्पेसिफाइड नेचर ऑफ जॉब नहीं देते हैं, जब तक हम किसी को स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं, तब तक हम उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए इस केस में अगर कंपनी फेल होती है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर कंपनी फेल होती है तो उसके लिए सारे डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि कलेक्शन जो है लेट हुआ, कलेक्शन लेट हुआ। क्यों कलेक्शन लेट हुआ? क्योंकि सेल लेट हुई। सेल लेट होने की वजह से उसके अंदर क्लाउज था कि अगर हमें सेल विद इन 20 डेज नहीं मिलेगा तो हम यानी आपका पैसा 2 महीने और होल्ड करके रखेंगे। अब समझिए इसमें कलेक्शन डिपार्टमेंट की तो गलती नहीं है, क्योंकि कलेक्शन डिपार्टमेंट को जो सामान बेचने का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो बेचने वाली टीम ने टाइम पे नहीं बेचा, इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल्स टीम रिस्पॉन्सिबल होगी। सेल्स टीम्स के पास गए जब, तो सेल टीम कहती है कि जी नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो गुड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमें प्रोडक्ट ही लेट प्रोवाइड किया, और जब हमें प्रोडक्ट लेट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हमारी सेल डिले हुई,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है जी हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि हमें रॉ मटेरियल ही टाइम पर नहीं मिला, और जब रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं मिला तो हम यानी फिनिश गुड्स कैसे तैयार कर सकते थे। इट मीन्स अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट हो गया। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट कहता है कि जी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि हमने कोटेशन तो दी थी, लेकिन हमें कोटेशन के बाद जो उन्होंने प्राइस कोट किया था, कोट फाइनल होने के बाद उन्होंने हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड टाइम पर नहीं किया। जब हम टाइम पर परचेज नहीं कर पाए, इसकी वजह से यानी हमारा ये सारा प्रोसेस डिले हुआ। अब समझिए, सिर्फ एक कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से, कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से सारा प्रोसेस डिले हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब इस केस में हमें किस व्यक्ति को यानी रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। इसलिए यानी पर्टिकुलरली जैसे हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाया है, इसी तरह हम हर सेक्टर में, हर यूनिट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट तैयार कर देंगे और वहाँ पर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट सेंटर देखेंगे, हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर देखेंगे। अब देखिए, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, हम देखेंगे, बट अल्टीमेटली हमें देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट ने कितना कितना कमाया है। उससे हमें पता लगेगा कि हर डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंटली वर्क करता है। तो हमारा मेन मोटो था समझने का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मीनिंग ये हुआ कि अगर कंपनी को लॉस होता है, ठीक, तो वो किसकी वजह से हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर लॉस, वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्सन एंड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए वो कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी यही होती है जहां पर ये फाइंड आउट किया जाता है कि किस पर्सन की वजह से, किस डिपार्टमेंट की वजह से, किस वजह से कंपनी को अल्टीमेटली लॉस हुआ है, या कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा आई है, या कंपनी जितना प्रॉफिट कमा सकती थी उतना अचीव नहीं किया। इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हमें उस लॉस की अकाउंटिंग करनी है जो लॉस किसकी वजह से हुआ है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से हुआ। और डिपार्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं, वो डिपार्टमेंट को कह रहा है, या तो देखो दो ही चीज़ होंगी, या तो वो डिपार्टमेंट कॉस्ट में डील करता होगा या वो डिपार्टमेंट रेवेन्यू में डील करता होगा। इट मीन्स या तो वो कॉस्ट बना रहा होगा या फिर वो सामान बेचता होगा। इट मीन्स एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जो बना रहा होगा, और एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा जो बेच रहा होगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में हमारे क्या, हम जब भी कोई चीज़ कहते हैं कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी ने कितने में सेल किया है कोई गुड्स, रेवेन्यू यानी सेल, और कितनी उसकी कॉस्ट थी। इट मीन्स हमारे पास दो तरह के सेंटर होंगे, एक सेंटर होगा कॉस्ट सेंटर जिसे हम कहेंगे कॉस्ट से डील करेगा, एक सेंटर होगा रेवेन्यू सेंटर जो कि रेवेन्यू से डील करेगा, और एक ऐसा सेंटर भी होगा जो दोनों से डील कर रहा होगा, उसे कहेंगे हम प्रॉफिट सेंटर। तो हम तीन तरह के सेंटर पढ़ेंगे, एक कॉस्ट सेंटर जो कॉस्ट में डील कर रहा होगा ओनली, एक ऐसा सेंटर जो सिर्फ रेवेन्यू में डील कर रहा होगा, उससे कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, और एक तीसरा डिपार्टमेंट, तीसरा सेंटर जो कि सिर्फ प्रॉफिट में डील कर रहा होगा, दैट मीन्स वो रेवेन्यू में भी डील कर रहा होगा और वो कॉस्ट में भी डील कर रहा होगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा वो कहता है एक और सेंटर आता है और उस सेंटर का नाम है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, तो मार्केट से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बैंक में अगर उस पैसे को जमा करेंगे तो मान लीजिए हमें यानी साल का 6% इंटरेस्ट मिल जाता है, तो बिजनेस से एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए इतना रिस्क लेने के बाद कि कम से कम में 6% तो मिले। तो वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सेंटर भी एक रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल वी हैव 4 सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। इट मीन्स पहली चीज कि अगर हमारी यानी सेल और रेवेन्यू अगर टाइमली नहीं कलेक्ट हुई है, या हमारी रेवेन्यू कम होती है, या हमारे रेवेन्यू में कुछ लॉसेज होते हैं, अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इसी तरह वो कहता है कॉस्ट डिपार्टमेंट, कि कॉस्ट अगर हमारी ज़्यादा आ रही है यानी वेस्टेज कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट सेंटर। और एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों ही ऑपरेट होते हैं, तो वो कहलाएगा प्रॉफिट सेंटर। इट मीन्स वो प्रॉफिट सेंटर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी कंपनी को लॉस हो रहा होगा। तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि अगर हमने इन्वेस्ट किया कहीं पैसे और उससे उतनी रिटर्न नहीं मिल रही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो इन्वेस्टमेंट करता है। ये चारों के चारों सेंटर हम इसके अंदर देखेंगे। हम मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअली मीनिंग क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का। इन सिंपल टर्म हम समझ चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग ये है कि अगर कंपनी को किसी वजह से अगर नुकसान होता है, कंपनी की रेवेन्यू कम होती है, कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा।
उसी की हमें अकाउंटिंग करनी है। कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट सेग्रीगेट्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट इनटू एरियाज ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या देखेंगे, कितना रेवेन्यू आया है, कितना कॉस्ट आया है, इन दोनों के गैप को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट कम हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इट मीन्स रेवेन्यू सेंटर जिम्मेदार है या कॉस्ट सेंटर जिम्मेदार है? ठीक है जी। आगे कहता है इन अदर वर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉग्नाइजेज वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स को रिकॉग्नाइज करता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफ्लेक्ट्स द plans and actions of each of the centers by assigning particular revenue and cost to the one having the pertinent responsibility. It means responsibility अगर revenue center की है तो revenue center को क्या करेगा, पनिश करेगा। अगर cost center की है तो cost center को पनिश करेगा। अगर profit center की है तो profit center को पनिश करेगा। It means ultimately यानी इसके अंदर ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है कि who is responsible, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कि कंपनी के लॉस के लिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, ये अजम्पशंस क्या हैं। इट मींस हम मान के चलेंगे कि कुछ अजम्पशन होंगी, अगर वो अजम्पशंस फॉलो की जाती हैं, अगर वो अजम्पशंस उस बिजनेस में हैं, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहली चीज वो कहता है कि जो बिजनेस का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो लार्ज बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि देखो छोटा सा बिजनेस है अगर, तो वहां पर हम उसे कितने भागों में डिवाइड कर लेंगे, तो उसे डिवाइड करना ही मुश्किल होगा। छोटा सा बिजनेस है, मान लीजिए हमारा 5 लाख रुपए का बिजनेस है। 5 लाख का बिजनेस है तो क्या होगा, छोटा सा डिपार्टमेंट होगा, बहुत कम सेल होगी, बहुत कम परचेज होगी, बहुत कम ट्रांजेक्शन होगी। और जब ट्रांजेक्शन कम होंगे तो उसे यानी मैनेज करना बड़ा आसान है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कहता है कि बिजनेस जो होना चाहिए वो हमारा बड़ा बिजनेस होना चाहिए, बिग कंपनी होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, छोटे 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 डिपार्टमेंट से बांट सकते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। कहता है इट शुड बी अ बिग कंपनी with a division allies organizational structure and where areas of responsibilities are well defined। ये भी जरूरी है कि क्या किसका काम है ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जब उसे ये पता होगा उसका काम ये है और डिफाइंड किया होगा वर्क, और अगर वो नहीं करता है तब हम उसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली बात तो एक तो बड़ी कंपनी होनी चाहिए, और बड़ी कंपनी होने के बाद हम उसका डिवीजन कब कर पाएंगे, जब हमने हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई होगी, पहली चीज। ठीक है जी। दूसरी चीज वो कहता है कि गोल सेट होना चाहिए, ठीक, टारगेट हमारा फिक्स होना चाहिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या हो सकता है, कॉस्ट सेंटर हो सकता है, रेवेन्यू सेंटर हो सकता है, प्रॉफिट सेंटर हो सकता है और इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकता है। इट मीन्स वो कॉस्ट सेंटर हो सकता है, रेवेन्यू सेंटर हो सकता है, प्रॉफिट सेंटर हो सकता है और इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकता है। तो उनका आपको गोल क्लैरिफाई करना होगा, टारगेट उन्हें बताना होगा कि हमें टारगेट अचीव करना है। कह रहा है देयर आर क्लियरली सेट गोल्स एंड टारगेट्स फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है जी, दूसरा ये हो गया। थर्ड पॉइंट इज जो भी हमने असाइंड किया है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक बंदा, इट मीन्स मैनेजर। मान लीजिए अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो हम प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट करेंगे, अगर हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर अपॉइंट करेंगे, अगर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो हम फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट करेंगे। इट मीन्स जो भी मैनेजर अपॉइंट किया गया है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, किस चीज में पार्टिसिपेट करे, इन इस्टेब्लिशिंग द बजट। बजट मीन्स फ्यूचर में जो होने वाला है उसको एस्टिमेट करे, डिफाइन करे कि अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, जिसके बिहाफ पर हम ये चेक कर सके कि उन्होंने वो टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है। मान लीजिए हमने कहा कि हमें 100 लाख रुपए की सेल करनी है, अगर हमें 100 लाख रुपीस की सेल करनी है, 100 लाख रुपए की सेल करनी है, तो हम सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, 100 लाख का टारगेट फिक्स कर देगा। और जब 100 लाख का टारगेट फिक्स करेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें वो 100 लाख का टारगेट अचीव करना होगा। अगर 100 लाख की जगह मान लीजिए सिर्फ 90 लाख रुपए की सेल हो पाती है पूरे साल में, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो हमारी बेकार है और हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो यही कह रहा है कि जो मैनेजर है उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, उसे एक बजट बनाना होगा और टारगेट फिक्स करना होगा, जिसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं जब उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी और देखा जाएगा कि अगर 100 लाख का टारगेट था और उसने 90 लाख रुपए अचीव किया है तो 10 लाख का टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ है। ना फोर्थ पॉइंट इज जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वो जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, करेक्ट एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इट मीन्स अल्टीमेटली ये फाइनेंस डिपार्टमेंट अल्टीमेटली हम कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि कौन पर्सन कितने लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस व्यक्ति की वजह से लॉस हुआ है, किस पर्सन की, किस डिपार्टमेंट की वजह से कंपनी को यानी नुकसान सहना पड़ रहा है। ना फिफ्थ पॉइंट इज, अब देखिए
मान लीजिए सेल नहीं होती, सेल कम होती है, सेल हम अचीव नहीं कर पाते, तो हम उसके लिए हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, या हम उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, उसके लिए हम परचेज डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। हम यानी सेल्स डिपार्टमेंट ने अगर टारगेट सेट किया है तो सेल्स डिपार्टमेंट ही पर्टिकुलरली अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। परचेज डिपार्टमेंट ने अगर कहा है कि हम इतना टाइम पर परचेज करेंगे, अगर डिले होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं डाल सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इतना प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर करेंगे तो उसे प्रोडक्शन करना होगा, अगर वो डेविएट करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, तो यही कहना चाह रहा है अल्टीमेटली कि द मैनेजर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल only for those activities over which they exercise significant degree of control। इट मीन्स, अब देखिए ये सेल्स डिपार्टमेंट है, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसका परचेज डिपार्टमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसी तरह मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट से कोई कंट्रोल नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इट मीन्स person or manager will be responsible only for those activities which are under his or her control। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैनेजर मस्ट ट्राई टू अटेन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये हर मैनेजर का यानी रोल होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता रहे अपने कलीग को, अपनी टीम को मोटिवेट करता रहे, खुद मोटिवेट होता रहे कि उसे यानी जो गोल दिया है, जो ऑब्जेक्टिव दिया है, उसे वो अटेन करना है, उसे वो अचीव करना है। ठीक, नेक्स्ट कहता है कहता है गोल्स फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी अटेनेबल विद एफिशिएंट परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यानी गोल तो अचीव करना चाहते हैं बट हमारी एफिशिएंसी बहुत खराब है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंट परफॉर्मेंस हो और एफिशिएंट परफॉर्मेंस के साथ साथ हम अपना गोल अचीव करें। एंड लास्ट पॉइंट कहता है कि परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग शुड बी टाइमली एंड शुड कंटेन सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। पहली बात तो जो हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जानी चाहिए और टाइमली जानी चाहिए। इट मीन्स अगर हमें कहा है कि हमारा जो भी वर्क दिया हुआ है उसे हमें टाइमली कंप्लीट करना है, और दूसरा वो कहता है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन कवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कहा कि आपको परचेज करना है और आपने कुछ भी परचेज कर लिया, या आपने रॉ मटेरियल परचेज करना था, आपने नहीं सस्ता परचेज कर लिया विदाउट सीइंग इट्स क्वालिटी। तो आपको हर चीज देखनी है। इट मीन्स आपको टाइमली वर्क करना है, आपको क्वालिटेटिव वर्क करना है, आपको सिग्निफिकेंटली अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो ये सारा का सारा काम किसका होगा, यानी पर्टिकुलर सेंटर का, जिसके लिए हम कहते हैं कि तभी हम ये कहते हैं कि दीज आर द प्री रिक्विजिट्स। ये पहली यानी रिक्वायरमेंट होगी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को यानी क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड या अकाउंटिंग करना चाहते हैं। दीज आर सम अजम्पशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स देखते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया, देखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इज अ डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डिवीजन है। जैसे कॉस्ट पे अगर काम कर रहा है, सिर्फ उसे काम अगर कॉस्ट देखने का, जैसे मान लीजिए एक बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल तो कर नहीं सकता, पैसा तो कमा नहीं सकता। इट मीन्स उसका काम सिर्फ क्या है, कॉस्ट सेंटर का, सिर्फ और सिर्फ वो देखेगा कितनी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन होने में, तो उसका काम है प्रोडक्शन। इट मीन्स कॉस्ट सेंटर हो गया। इसी तरह रेवेन्यू जो सेल कर रहा है, उसका काम क्या है, सिर्फ सेल देखने का, कि भैया सिर्फ मैं सेल देखूंगा, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कितना हुआ या परचेज कितना हुआ, तो वो सिर्फ क्या देखेगा, सेल्स देखेगा। उसे क्या कहेंगे मैंने, रेवेन्यू या फिर सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इसी तरह अगर किसी डिपार्टमेंट में, मान ली कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर दोनों चीजें होती हैं, वहां पर हम कॉस्ट भी करते हैं और वहां पर हम उसे सेल भी करते हैं। इट मीन्स कॉस्ट एंड सेल दोनों वहां पर होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि वहां पर क्या होगा, कॉस्ट भी आएगी और रेवेन्यू भी आएगी, तो उस डिपार्टमेंट को, उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट सेंटर। और जो इन्वेस्टमेंट देख रहा होगा उसे क्या नाम देंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट सेंटर। कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एन इंडिविजुअल मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिविजनल परफॉर्मेंस और डिविजन्स परफॉर्मेंस। जो भी उसके डिवीजन की परफॉर्मेंस है उसके लिए पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसी को हम नाम दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। टाइप्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मीन्स कौन सा सेंटर होगा ये, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर वर्क होता है, उसका सेल्स और रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स वो कहता है कि सेल्स उसके कंट्रोल में नहीं है, रेवेन्यू उसके कंट्रोल में नहीं है, इट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट उसके कंट्रोल में है। कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ कॉस्ट सेंटर। कौन सा कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वो सेंटर है वेयर मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर द कॉस्ट दैट आर अंडर हिज कंट्रोल। जो उसके अंडर में आती है कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए रिपेयर डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, वो कोई परचेज की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कितने का सामान खरीदा है, वो सिर्फ किस लिए होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए होगा। इसी तरह कोई परचेज डिपार्टमेंट है तो सिर्फ परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरह सेल्स डिपार्टमेंट तो सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इट मीन्स पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या की है, डिवाइड
कर दिए हैं। कहता है ओनली दोज कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट सेंटर, उस सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट उस कॉस्ट सेंटर में चार्ज होंगी विच आर कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर। उस कॉस्ट सेंटर का जो है मैनेजर है उसने कंट्रोल में, उसके कंट्रोल में उन्हें देखता है, उन्हें रिव्यू करता है, सिर्फ और सिर्फ उन कॉस्ट को लिया जाएगा, बाकी कॉस्ट को नहीं लिया जाएगा। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितना खर्चा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस मैनेजर का ये काम होगा देखने का, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं होगा। इसके अलावा मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहता है व्हाइल द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ होटल मे बी ए कॉस्ट सेंटर, ये हो सकता है कि जो होटल है, होटल में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा जो कि लाइटिंग देख रहा है, बिजली देख रहा है, रिपेयर देख रहा है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है। तो ये कह रहा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या है, होटल में वो एक कॉस्ट सेंटर हो सकता है, क्योंकि वो मेंटेनेंस मैनेजर है और उसके लिए मेंटेनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा ओनली फॉर द कॉस्ट रिलेटेड टू मेंटेनेंस वर्क ओनली। इट मीन सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए जो काम होगा, सिर्फ और सिर्फ वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो किसी और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू सेंटर। अब देखिए रेवेन्यू सेंटर का मीनिंग हुआ जहां से नहीं पैसा जनरेट होता है, जहां से पैसा आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि पैसा कम क्यों हुआ है, पैसा ज्यादा क्यों नहीं हुआ है, हमारी सेल कम क्यों हुई है, हमारी सेल ज्यादा क्यों नहीं हुई है। ठीक, कहता है अ सेंटर is a revenue center in which manager controls revenues but does not control either the cost of product, ना तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज देखते हैं और ना ही वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। मेड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उनका काम सिर्फ और सिर्फ सेल्स और रेवेन्यू देखने का है, इसके अलावा उनका कुछ भी और काम नहीं है। आगे कहता है रेवेन्यू सेंटर्स में कंट्रोल सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू सेंटर क्या कंट्रोल करेगा, ये कितना सेल प्राइस होना चाहिए, कितना उसका प्राइस होना चाहिए गुड्स के, हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। प्रमोशनल एक्टिविटीज कि अगर हमें अपने गुड्स को बेचना है तो हम कैसे उसे बेचेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इनहांस रेवेन्यूज, हम अपनी रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बट वो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कह रहा सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द होटल विल बी ए रेवेन्यू सेंटर, वो रेवेन्यू सेंटर भी होगा बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर रेवेन्यू। अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम कह सकते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट हमारा रेवेन्यू सेंटर कहलाएगा। ठीक, थर्ड वन देखते हैं प्रॉफिट सेंटर। थर्ड वन इज प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर कैसे कहते हैं कि जहां पर रेवेन्यू सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर दोनों देखे जाते हैं। रेवेन्यू सेंटर मींस जहां सेल कैसे की जाएगी, कितनी की जाएगी, कैसे हम सेल बढ़ाएंगे। वो कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं, जहां पर कॉस्ट इनकर्ड की जा रही है, जहां पर खर्चा किया जा रहा है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर परचेज हो रही है, हम उसको क्या करें, कॉस्ट सेंटर। तो ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर दोनों रेवेन्यू सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर दोनों होंगे उसे हम कहेंगे प्रॉफिट सेंटर। कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ प्रॉफिट सेंटर हुयर मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट। ये कितना रेवेन्यू आ रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितना खर्चा आ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सो मैनेजर ऑफ ए प्रॉफिट सेंटर एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय मेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। कितना वॉल्यूम होना चाहिए प्रोडक्शन में, कितना प्रोडक्शन करना है हमें, क्या हमारी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या हमारा सेल्स प्राइस होना चाहिए, क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारी ट्रेड पॉलिसीज होनी चाहिए, कितना हमें डिस्काउंट अलाउ करना चाहिए डेटर्स को एंड सो ऑन। ठीक, तो कह रहा है प्रॉफिट सेंटर हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रेवेन्यू के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी, क्योंकि तभी प्रॉफिट डिटरमाइन किया जा सकता है। अगला कहता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। वो ना तो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड होती है हमारे लार्ज बिजनेस साइज पे, और जितना ज्यादा बिजनेस उतना बड़ी कैपिटल, और जब कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसी से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, उसी से हमारी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो ये कहता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सेंटर हमारा तीनों चीजों को कवर करता है, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो प्रॉफिट हो। कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर वेयर अ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कॉस्ट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होगी वहीं से हमारी अपनी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल, कितना पैसा हमें वर्किंग कैपिटल में लगा के रखना चाहिए, कितना हमें नहीं, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इट मीन्स हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमने कितना पैसा खुद लगाना है, कितना पैसा हमें लोन लेना है इंटरेस्ट पे, कैपिटलाइजेशन एटसेट्रा। एज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर इज मेजर्ड इन टर्म्स
ऑफ प्रॉफिट एज रिलेटेड टू कैपिटल बेस। क्योंकि मैनेजर, जो भी हमारा मैनेजर होगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा, जो हाँ इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मैनेजर होगा उसकी जो परफॉर्मेंस है उसी बेस पर चेक होगी, जो कि हमारा कैपिटल बेस है। कैपिटल बेस मीन मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए लगाए हैं, मार्केट से अगर हमें 6% मिलता है तो हम 10 लाख का 6% 60,000 रुपए अगर हमें मिलते हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर है कम से कम हमें 60,000 रुपए कमा के तो देगा। ठीक, आगे कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज, क्या है ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का? कहते हैं टू अकोमुलेट कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, जितने 100 सेंटर है मान लीजिए, 100 सेंटर का क्या करेगा, यानी वो हर के रेवेन्यू एंड कॉस्ट चेक करेगा, अकोमुलेट करेगा, सो दैट वेरिएंसेस फ्रॉम बजट्स आर एट्रीब्यूटेबल टू द मैनेजर कंसर्न्ड। इट मींस उन्होंने बजट बना रखा होगा, उन्होंने जैसे मान लीजिए ए डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट में बना रखा होगा कि उनका रेवेन्यू कितना है, उनकी कॉस्ट कितनी है, अगर उससे दोनों सेंटर हैं तो। इसी तरह अगर बी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए सिर्फ कॉस्ट सेंटर है तो कॉस्ट का बजट बना रखा होगा, सी डिपार्टमेंट है सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो रेवेन्यू का बजट बना रखा होगा। तो सारे से सब जगह से डेटा कलेक्ट करेगा और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि इसको इतना रेवेन्यू दिया था, इसको टारगेट दिया था 1 लाख रेवेन्यू करने का, उसने 1 लाख किया या नहीं किया। इसे कॉस्ट दिया था कि इसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने की पर यूनिट कॉस्ट होनी चाहिए 2 रुपए, ये ज़्यादा कैसे हो गई। इस तरह रेवेन्यू एंड कॉस्ट को कहा था कि इसका प्रॉफिट, इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इतना होना चाहिए, टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, जिससे कि वेरिएंस निकलेगा। वेरिएंस के लिए क्या किया, पर्टिकुलर मैनेजर कंसर्न को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। आगे कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स दैट इन्फॉर्म्स द मैनेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रिगार्डिंग द वेरिएंसेस बिटवीन हिज एक्चुअल्स एंड बजटेड रिजल्ट्स। हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स पर हम ये चेक करते रहेंगे, जिससे कि ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन मैनेजर कितने रिस्पॉन्सिबल है। उसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसे बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल पे चल रही है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपके पास चांस है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप उसे और बेहतर बना सकते हो। ठीक है जी। अनदर टॉपिक इज फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अगर हम फीचर्स देखें कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करता है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लेता है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो प्रॉफिट सेंटर हो सकता है, कॉस्ट सेंटर हो सकता है, रेवेन्यू सेंटर हो सकता है और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हो सकता है। अगला कहता है प्लान प्रिपेयर करता है। प्लान क्या प्रिपेयर करता है कि हमारा स्टैंडर्ड और बजट कितना होना चाहिए, जिससे कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को दे देता है कि जी आपको इतना अचीव करना है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का टारगेट बन जाता है कि उसे क्या करना है, इतना अचीव करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ LIC जैसे बेचनी है तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, हर डिपार्टमेंट को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको आज 20 LIC बेचनी है इस महीने, आपको 30 LIC बेचनी है, आपको 50 LIC बेचनी है। अब उनका टारगेट फिक्स हो गया कि नहीं इतनी LIC बेचनी ही पड़ेगी, तो टारगेट फिक्स हो गया। अब वो कितना अचीव कर पाते हैं, कितना अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल बताया जाएगा। अगला कहता है फिर क्या करेंगे हम, जो भी हमारा इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट कैसे करेंगे कि भैया हमें 50 का टारगेट मिला था और समझ ले 49 हमने कवर कर लिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पूरा अचीव नहीं कर पाया, या हम समझो 20 ही कर पाए, 30 ही कर पाए, तो 50 करना था 30 ही कर पाए, तो कहीं ना कहीं वेरिएंस आया। तो क्यों आया, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल सेंटर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो जो पर्टिकुलर मैनेजर होगा, जो पर्टिकुलर बंदा होगा, उसे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज इवेल्युएटेड। इवेल्युएट किया जाती है कैसे, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद दोज बजट इन द रेगुलर मंथली रिपोर्ट्स। मंथली रिपोर्ट्स मंगाई जाएगी, हर महीने का टारगेट देखा जाएगा, कितना अचीव किया और कितना अचीव नहीं किया। उसके बाद जैसे देखा जाएगा कि किसी ने टारगेट अचीव नहीं किया तो क्या निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा। उसमें क्या निकलेगा, वेरिएंस। और जब वेरिएंस निकलेगा तो हम फिर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बंदे को फिक्स कर देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसकी वजह से हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे को नुकसान हुआ है। कहता है वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस आर एनालाइज्ड। उसे एनालाइज किया जाएगा और फिक्स कर दी जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां तक तो ठीक है। उसके बाद क्या करेगा मैनेजमेंट, उसे वहीं छोड़ देगा या आगे कुछ और करेगा, नहीं, वो करेक्टिव एक्शन भी लेगा, प्रिवेंटिव एक्शन लेगा, जिससे कि इन फ्यूचर ये चीजें दोबारा पॉसिबल नहीं हो, दोबारा ये अकर ना हो। कहता करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज टेकन। उसके बाद करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा वेर एवर पॉसिबल, जहां तक वो कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अगला देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने कहा हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है, मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, उसे हमने बहुत बहुत डिविजन्स में बांट दिया, एक डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। जैसे हम कहते हैं डिवीजन 1, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस है मान लीजिए, ठीक है जी, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है। अब इसमें क्या है, ये डिवीजन 1 है, ये डिवीजन 2 है,
ये डिवीजन 3 है। इसी तरह मान लीजिए बड़ी कंपनी तो उसके 100 डिवीजन 50 डिवीजन हो सकते हैं, और हर डिवीजन में उन्होंने क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड एडमिन डिपार्टमेंट बना दिया हर डिवीजन में। देखिए क्या हुआ, जब लार्ज बिजनेस है तो हम छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे आप कह सकते हो काइंड ऑफ सब्सिडरी कह सकते हो, काइंड ऑफ सब डिपार्टमेंट कह सकते हो। ठीक, तो ये हेड ऑफिस हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, उन्होंने अपने अपने नई अलग अलग डिवीजन तैयार कर दिए। जैसे मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, तो वो क्या करता है अलग अलग ब्रांच ओपन कर लेता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रांच, हर जगह ब्रांच ओपन कर लिए हैं। तो उससे क्या होगा, अब पूरा एरिया देखना, पूरा इंडिया देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर पर्टिकुलर स्टेट में देखें तो पर्टिकुलर स्टेट में देख सकते हैं। हो सकता है उस स्टेट में भी उन्होंने इस तरह के डिवीजन बना रखी हो कि जैसे कि अगर हमारा यहाँ दिल्ली है तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है जी, ये ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, तो अलग अलग डिवीजन बनाने से क्या होगा कि उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा, और वहाँ से ये देखा जा सकता है कि कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के लॉस के लिए, या ये कह सकते हैं कि कौन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से कंपनी अपनी क्या नहीं कर पा रही, ग्रोथ नहीं कर पाती है। कहता है मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। अब हम हर डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि जो बहुत बड़ी कंपनी होती है हम उसे यानी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिविजन्स में या ब्रांचेज में। कहता है इट हैज़ बीन स्टेटेड अर्लियर दैट इन लार्ज कंपनीज पर्टिकुलरली दोज विच प्रोड्यूस एंड सेल्स अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत जिनका बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स होते हैं, अलग अलग वेराइटीज होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है। इट इज अप्रोप्रिएट टू डिवाइड द कंपनी इनटू सेपरेट डिविजन्स एंड ऑल द डिविजनल मैनेजर्स टू ऑपरेट विद अ ग्रेट डील ऑफ इंडिपेंडेंस। उन सबको इंडिपेंडेंट दिया जाता है कि आप इस यूनिट संभालिए, आप ये डिवीजन संभालिए, आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब क्या होगा, बाय क्रिएटिंग वेरियस डिविजन्स अ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया सारा का सारा, पहले सेंट्रलाइज था सारा डिसेंट्रलाइज हो गया, कहता है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड एंड ईच डिविजन विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हम हर डिवीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बता देंगे कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, अब डिवीजन मैनेजर को क्या दी जाएंगी, सारी अथॉरिटी दे दी जाएंगी, उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। उससे कहा जाएगा कि आपको इतना हमने कैपिटल बेस दे दिया है, आप इसे इन्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ से हमें कमा कर दीजिए। ठीक, अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे कहाँ कितना खर्च करना है, उसे कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, उसे अपना बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है, कंपनी को उसे कैसे प्रॉफिट में लेके आना है, कैसे कंपनी की इन्वेस्टमेंट को उसे इंक्रीज करना है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर डिविजनल मैनेजर। कहता है वेयर डिविजनल मैनेजर हैज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ की, फॉर मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है क्योंकि कैपिटल बेस उसे प्रोवाइड किया गया। आगे कहता है डिवीजन विल बी इन्वेस्टमेंट सेंटर, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गया। अब आगे कहता है बट वेयर द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑपरेशंस द डिवीजन विल बी अ प्रॉफिट सेंटर। इट मीन्स अल्टीमेटली डिवीजन क्या हो सकती है, प्रॉफिट सेंटर हो सकती है, कॉस्ट सेंटर हो सकती है और इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे कहता है इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज मेजर्ड। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की मेजर की जाती है, चाहे कॉस्ट सेंटर हो, चाहे प्रॉफिट सेंटर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट सेंटर हो, या फिर वो रेवेन्यू सेंटर हो। बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं डिविजनलाइज करने का, उससे अलग हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, ब्रांचेज में बांटे, उससे फायदा क्या होगा। सबसे पहले कहता है इट प्रमोट्स क्विक डिसीजंस एंड अवॉइड डिलेज। देखो क्या होता है इसमें, अगर हम मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर चेन होगी, बहुत लंबी चेन होगी, तो चेन होने की वजह से क्या होगा, अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ डिसीजन लेना है तो पहले इससे पूछा जाएगा, फिर ये बताएगा, फिर ये बताएगा, फिर ये बताएगा, इससे क्या होगा, डिले भी होगा और कहीं ना कहीं हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बट मान लीजिए अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, इसका अलग इसका अलग, और हर डिपार्टमेंट के में क्या क्या रखा है, पर्टिकुलर पर्सन रखा हुआ हर डिवीजन के लिए, तो इसको यानी इससे पूछने की जरूरत नहीं है, खुद डिसीजन ले सकता है। तो कहता है कि क्विक डिसीजंस एंड अवॉइड डिलेज, पहली चीज। दूसरी बात तो कहता है कि यहाँ पर क्या होता है कि डिविजनलाइज जो स्ट्रक्चर होता है वो मोटिवेट करता है पर्टिकुलर डिवीजन को। देखो मान लीजिए अगर ये पूरी चेन है तो अगर ये काम नहीं भी करेगा तो अल्टीमेटली सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जब सारे रिस्पॉन्सिबल हो गए तो ये काम करे या नहीं करे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये काम करे या नहीं करे सबको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक साथ जा रहे हैं और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की हुई है। तो लॉस हो या प्रॉफिट, अच्छा परफॉर्म करें या बुरा परफॉर्म करें, उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है और बाकी आराम कर रहे हैं तो इट मीन्स ये क्या कहेगा, कुछ टाइम बाद इसके मन में आएगा कि मैं भी क्यों काम करूं, मैं भी इनकी तरह ही काम करना छोड़ देता हूं। तो इसलिए वो ये कहता है कि यहां पर क्या होता है, नहीं मोटिवेशन फैक्टर खत्म हो जाता है। ठीक, आगे कहता है बट अगर डिवीजन हो गया,
अगर सबका अलग अलग सेंटर हो गया तो ये अपनी सेंटर को क्या करना चाहेगा, अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स करेगा। तो कहते हैं डिविजनलाइज स्ट्रक्चर मोटिवेट्स डिविजनल मैनेजर। डिविजनल मैनेजर को मोटिवेट करता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे इन सब डिवीजन में, अपने को बेस्ट दिखाए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। अब इससे क्या हुआ, अगर ये चेन होती थी इसके अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होता था वो सबसे पहली बात तो इनको यानी ढूंढने में टाइम इन्वेस्ट करता था, टाइम स्पेंड करता था कि कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर कमी नहीं रह गई है। तो उसे क्या करना होता था, हर डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था, हर डिपार्टमेंट को स्क्रूटनी करनी होती थी, हर डिपार्टमेंट को इन डिटेल्ड एनालिसिस करना होता था, तब जाकर उसे पता लगता था कि कौन उसके लिए जिम्मेदार है। बट अगर मान लीजिए डिविजनलाइज हो जाता है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसकी वजह से यानी उसे नुकसान हो रहा है, कौन यूनिट हमारी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं फ्री हो गया, एक तो उसे डिटेल्ड एनालिसिस अब करना नहीं पड़ेगा और दूसरी बात वो इजीली यानी ये डिसाइड कर सकता है कि कौन पर्सन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहता है। और सारा का सारा जो टाइम वेस्ट होता था उसे क्या करेगा, नहीं बिजनेस को इंप्रूव करने में, न्यू पॉलिसीज बनाने में इन्वेस्ट करेगा। कहता है इट मेक्स द टॉप मैनेजमेंट फ्री फ्रॉम डिटेल्ड और इन डेप्थ इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे ऑपरेशन। ये सारा खत्म हो गया, अब डेली यानी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। और कहता है इनेबल्स देम टू डिवोट देमसेल्व्स टू इंप्रूव एंड टू इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स, के जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर है उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिमिटेशंस क्या है डिविजनलाइज करने का, डिपार्टमेंटलाइज करने का, इसके नुकसान भी हैं। कुछ नुकसान क्या है, कहते हैं कि वेरियस डिविजन्स में कम्पीट विद ईच अदर। अब देखो ये डिवीजन क्या कहेगी मैं अच्छा करना चाहूँगा, ये डिवीजन क्या कहेगी मैं अच्छा करना चाहूँगा, दोनों में क्या होगा कंपटीशन होगा। और जब दोनों में कंपटीशन होगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट पे जो एक यूनिट का जो मान लीजिए कॉस्ट सेंटर है खाली, तो ये क्या करेगा, ये अपनी कॉस्ट यहाँ यानी क्या करना चाहेगा, यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करता रहेगा। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के क्या करेगा, कॉस्ट में इन्वॉल्व होना चाहेगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट बढ़ाना चाहेगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कम्पीट करेगा, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को चाहेगा कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे। कहता है वेरियस डिविजन्स में कम्पीट विद ईच अदर एंड इन दैट डिविजनल मैनेजर्स में ट्राई टू इंक्रीज देयर ओन प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर डिवीजन। सेकंड पॉइंट कहता है, जो सेकंड लिमिटेशन है, जब यानी हमारा बहुत बड़ा डिविजनलाइज हो जाता है पूरा का पूरा जो हमारा बिजनेस है, वो जब बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जब डिविजनलाइज स्ट्रक्चर हो जाता है तो ना तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता, ना ही उनके बीच में कॉपरेशन रहता, डिविजन्स के बीच में। जब कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन नहीं होता जिसकी वजह से यानी हार्मनी नहीं होती, और जब दोनों के जब सारे डिपार्टमेंट के बीच में, सारे डिवीजन के बीच में हार्मनी नहीं होगी तो जो कंपनी का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाता है। तो कहता है इज दैट देयर मे बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन बिटवीन डिविजन्स, और जिसकी वजह से क्या होता है इन अचीविंग ओवरऑल गोल्स ऑफ द बिजनेस, वो क्या होती है लैकिंग हो जाती है, हम पूरा ओवरऑल गोल अचीव नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।